हेलो स्टूडेंट। पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा था कि आर्थिक विचारों का अर्थ और अर्थशास्त्र के इतिहास के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विचारों का इतिहास की जो आपकी पुस्तक है उसमें जो दूसरा टॉपिक है वणिकवाद। वणिकवाद क्या है? वणिकवादी कौन थे, इनके सिद्धांत क्या थे, क्या अर्थशास्त्र को इनका योगदान था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वणिकवाद से तात्पर्य। यह आर्थिक विचारधारा व्यापार और वाणिज्य को प्रधानता देती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वणिक यानी व्यापारी या व्यापार। यह चिंतन 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के प्रधान देशों में प्रचलित था। वणिकवाद वह है जिसमें व्यापार को प्रधानता दी जाती है। और जब यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति हुई थी, पुनर्जागरण की स्थिति बनी थी, तब वहाँ के जो व्यापारी थे वो विभिन्न देशों में व्यापार को बढ़ाने के लिए निकले थे। तो उन व्यापारियों ने ये विचारधारा उत्पन्न की है। इसे वणिकवाद कहा जाता है। इस विचारधारा को कई नामों से पुकारा जाता था क्योंकि यह कई विचारकों की कोई व्यवस्थित विचारधारा नहीं है। क्योंकि ये व्यापारी जो व्यक्ति थे उनके आर्थिक विचार थे, और कुछ इसमें जो व्यापारी में संलग्न थे, विद्वान थे, उनके आर्थिक विचार थे, इसलिए कोई व्यवस्थित विचारधारा नहीं है तथा किसी एक केंद्रीय विचार के अंतर्गत नहीं है। वणिकवाद की कोई परिभाषा करना कठिन है क्योंकि यह कोई वाद नहीं, एक परंपरा थी जो 3 शताब्दियों तक प्रचलित रही। रॉबर्ट लेकेचमैन ने लिखा है कि वणिकवाद के विषय में सबसे कठिन कार्य उन शब्दों या अर्थों को समझना है जो वणिकवाद के साथ जुड़ गए हैं। इसके विभिन्न देशों में निम्न नाम प्रचलित हैं। वणिकवाद जैसा कि मुख्य रूप से ये यूरोपीय देशों में ज़्यादा फैला था। 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था, तो विभिन्न देशों में इसे विभिन्न नामों से पुकारा गया। ब्रिटेन में इसे वाणिज्यवाद, वणिकवाद तथा व्यापारवाद कहा गया। फ्रांस के वित्त मंत्री कॉलबर्ट के नाम पर यह कॉलबर्ट वाद कहलाया। जर्मनी में कैमरली वाद कहा गया। कैमर का अर्थ होता है राजकोष, जो राजकोष को किस प्रकार से बढ़ाया जाए व्यापार के द्वारा। प्रतिबंधित आर्थिक व्यवस्था के नाम से भी इसको पुकारा गया। प्रतिबंधित आर्थिक व्यवस्था इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मुक्त व्यापार के पक्ष में नहीं थे ये विचारक। वे चाहते थे कि जो आयात वो कम से कम हो, निर्यात अधिक से अधिक किया जाए। प्रमुख वणिकवादी और उनके विचार। अब हम देखते हैं कि जो वणिकवादी विचारधारा है या व्यापार या वाणिज्य को बढ़ाने की जो विचारधारा है, इसमें कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने वणिकवाद को प्रचलित किया। वणिकवाद के प्रारंभ की ठीक तिथि बताना कठिन है क्योंकि मैकियावेली 1469-1527 के विचारों में भी वणिकवादी तत्व पाए जाते हैं। 1469 मैकियावेली के विचारों में तत्व पाए थे, जबकि हमने देखा कि 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्रचलित थी। तो इसकी प्रारंभ तिथि बताना कठिन है। ट्रेवर्स ट्विस के अनुसार वणिकवादी युग का प्रारंभ 1516 से मानना चाहिए क्योंकि इस वर्ष स्पेन का शासक चार्ल्स पंचम हुआ और उसने देश की आयात नीति पर नियंत्रण प्रारंभ किया। ट्रेवर्स ट्विस कहता है कि 1516 से मानना चाहिए क्योंकि स्पेन में जो चार्ल्स पंचम राजा हुआ, उसने सर्वप्रथम आयात पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया। न्यूमैन के अनुसार वणिकवाद का युग मध्यकाल के अंत से लेकर अमेरिकन क्रांति तक मानना चाहिए। प्रोफेसर कैनन वणिकवाद का युग केवल 17वीं शताब्दी तक मानते हैं, परंतु सामान्य मान्यता यही है कि वणिकवाद का युग 16वीं और 17वीं शताब्दी में था तथा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चला। ये कुछ विद्वान हैं जो इसके युग को लेकर विचार रखते हैं कि कब से इसका युग मानना चाहिए, परंतु सामान्य रूप से 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में वणिकवाद का युग माना जाता है। सबसे कठिन कार्य इस युग के लेखकों का वर्गीकरण और वर्णन करना है। 3 शताब्दी तक फैले सैकड़ों लेखकों को वणिकवादी का युग का लेखक तो कहा जा सकता है, परंतु वणिकवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 3 शताब्दियों तक 300 वर्षों तक विभिन्न विचारक हुए थे, वणिकवादी हुए थे जिन्होंने विचार दिए थे।
तो इनका जो है वर्गीकरण करना कठिन है। इनके आर्थिक विचारों में बहुत अधिक असमानता है। इस युग के प्रधान अर्थशास्त्रियों को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। वाणिज्यवादी युग के जो विभिन्न अर्थशास्त्री हुए उनको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है जो दार्शनिक थे, अर्थात दार्शनिक अर्थशास्त्री, जिसमें जॉन लॉक, होब्स और डेविड ह्यूम आते हैं। दूसरा है जिन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सिद्धांतवादी अर्थशास्त्री, इसमें विलियम पैटी, जेम्स स्टुअर्ट, रिचर्ड कैंटिलॉन, डडले नॉर्थ आदि हैं। तीसरा है जो व्यापारी थे, शुद्ध व्यापारी थे, शुद्ध व्यवहारिक वाणिज्यवादी। इसमें कई विचारक है जैसे एंटोनियो सेरा, थॉमस मन एक इम्पोर्टेंट इसमें वाणिज्यवादी है। जा बैप्टिस्ट कोलबर्ट भी इम्पोर्टेंट है। जोशीला चाइल्ड, जॉन बेचर्स, वॉन हॉर्निक, जॉर्ज डेरिस, वॉन जुस्टी, जेम्स स्टुअर्ट, मॉन्टी क्रिश्चियन आदि जो थे ये वाणिज्यवादी या व्यापारी थे जिन्होंने विचार दिए थे। तो तीन प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं, दार्शनिक अर्थशास्त्री, सिद्धांतवादी और व्यावहारिक वाणिज्यवादी विचारक। सबसे पहले हम देखते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक का जो टाइम पीरियड है वो 1632 से लेकर 1704 तक। यह विचारक अर्थशास्त्र की अपेक्षा दर्शन शास्त्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र पर भी इन्होंने दार्शनिक रूप से ही विचार किया है। जॉन लॉक को दार्शनिक मानते हैं और दर्शन शास्त्र जब पढ़ते हैं तो इसमें इनके कई विचार आते हैं। अर्थशास्त्र में इन्होंने दार्शनिक रूप से ही विचार किया था। 1890 में इनके आर्थिक विचार पर इनके निबंध संग्रह ऑन सिविल गवर्नमेंट में पाए जाते हैं। इन्होंने निबंध संग्रह लिखा था ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसमें इनके आर्थिक विचार पाए जाते हैं। 1892 में इनकी दूसरी पुस्तक सम कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉवरिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड रेजिंग द वैल्यू ऑफ मनी प्रकाशित हुई। ये जॉन लॉक की दो पुस्तकें थी 1890 और 92 में, ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें आर्थिक विचार इन्होंने दिए थे। जॉन लॉक के प्रमुख आर्थिक विचार हम देख लेते हैं, क्या क्या प्रमुख विचार थे इनके। पहला है कि ये व्यक्तिगत संपत्ति में विश्वास करते थे, यानी संपत्ति जो है वो व्यक्ति की होती है, राज्य की संपत्ति, राज्य का संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, व्यक्तिगत संपत्ति होती। दूसरा, इनके अनुसार मुद्रा का मूल्य केवल कल्पना होता है और मुद्रा का प्रधान कार्य है विनिमय करना। इन्होंने मुद्रा मूल्य का कोई कुछ माना नहीं है और मुद्रा के जो प्रधान कार्य है जिसके लिए मुद्रा का उपयोग होता है, विनिमय कार्य को ही महत्व दिया है। तीसरा है मांग और पूर्ति का विवेचन करते समय मूल्य पर विचार किया परंतु अर्थ स्पष्ट नहीं किया। इन्होंने मूल्य पर प्रभाव डालने वाले दो पक्ष मांग और पूर्ति का विवेचन तो किया लेकिन उसका पूर्णतः अर्थ स्पष्ट नहीं किया। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का आभास भी उनके विचारों में मिलता है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत आगे चलकर आगे आपने पढ़ा होगा, फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर मुद्रा के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी इन्होंने विचार दिए थे। पांचवा, मुद्रा और पूंजी में इन्होंने कोई भेद नहीं किया। वर्तमान समय में मुद्रा अलग है और पूंजी अलग है। मुद्रा का कार्य विनिमय करना है, पूंजी का कार्य, पूंजी को संपत्ति धन माना जाता है। जमीन, उपकरण, कारखाने ये सब पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। छठा, अनुकूल व्यापारिक संतुलन के पक्षधर थे। इनका कहना था कि जो व्यापार संतुलन होना चाहिए वो राज्य के पक्ष में होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। अर्थात पक्ष में तभी होगा जब हमारे निर्यात ज़्यादा होंगे और हमारे आयात कम होंगे। विनिमय दर के निर्धारण पर भी इन्होंने कुछ विचार किया था। जब आयात निर्यात किया जाता है तो वस्तु एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती है तो उसका विनिमय किस दर पर हो, इस पर भी इन्होंने विचार किया था। दूसरे जो वाणिज्यवादी दार्शनिक विचारक थे वो है डेविड ह्यूम। इनका समय है 1711 से 1776। यह भी एक महान दार्शनिक थे। इनके विचार भी अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण हैं। इनके विचारों का प्रभाव एडम स्मिथ पर पड़ा था। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, उन पर इनके विचारों का प्रभाव पड़ा था। 1752 में अपनी कृति पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इन्होंने मुद्रा, मनी, ब्याज, इंटरेस्ट रेट, व्यापारिक संतुलन, ट्रेड बैलेंस पर अपने विचार दिए थे। दूसरा, व्यापारियों की इन्होंने बड़ी प्रशंसा की। मुद्रा मात्रा सिद्धांत की प्रारंभिक व्याख्या भी की और
लिखा कि यह स्पष्ट है कि मुद्रा श्रम और वस्तुओं के प्रतिनिधि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थात मुद्रा लेबर और वस्तु को रिप्रेजेंट करती है। यदि मुद्रा देते हैं तो हम लेबर और वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रधान कार्य है श्रम और वस्तु का मूल्यांकन करना। तीसरा इन्होंने लिखा कि यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो वस्तु और श्रम की कीमत भी बढ़ जाती है। यह स्वयं सिद्ध सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य वस्तु और मुद्रा के अनुपात पर निर्भर करता है। ये भी इन्होंने बोला, अर्थात वस्तु और मुद्रा का जो अनुपात होगा उस पर वस्तु का मूल्य निर्भर करेगा। वस्तु कम होगी और मुद्रा ज़्यादा होगी तो वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा। इसके विपरीत होने पर, वस्तु ज़्यादा होने पर मुद्रा कम होने पर वस्तु का मूल्य कम होगा। इनके निबंध ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड में तुलनात्मक लागत सिद्धांत का भी कुछ वर्णन मिलता है। जो इन्होंने निबंध लिखा था, एक तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल डिस्कोर्स और दूसरा उन्होंने निबंध लिखा था ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसमें तुलनात्मक लागत सिद्धांत का भी वर्णन इन्होंने किया। तुलनात्मक लागत सिद्धांत दो देशों के मध्य जब व्यापार किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में बताता है। जब एक देश में लागत कम होती है, दूसरे देश में लागत ज़्यादा होती है, तो जिस देश में लागत कम होती है वह उसी वस्तु का उत्पादन करता है, जिस देश में लागत ज़्यादा होती है वह उस वस्तु का उत्पादन नहीं करता। तो ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत का भी इन्होंने कुछ विचार दिए थे। पांचवा कहना था कि व्यापारिक संतुलन स्वतः ही साम्य अवस्था में आ जाता है। नियंत्रण अनावश्यक है व मुक्त व्यापार के पक्षपाती थे। डेविड ह्यूम ने बताते हैं कि व्यापारिक संतुलन के लाने के लिए कोई नियंत्रण आवश्यक नहीं है। डेविड ह्यूम मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि डेविड ह्यूम मुक्त व्यापार के पक्षपाती थे। अन्य जो वाणिज्यवादी थे मुक्त व्यापार के विरोधी माने जाते थे। तीसरा है सर विलियम पैटी के आर्थिक विचार। ये विलियम पैटी जो थे सिद्धांतवादी अर्थशास्त्री थे। इनका अर्थशास्त्र में बड़ा योगदान है। 1623 से 1685 तक इनका समय है। यह एक गरीब दर्जी के संतान थे, परंतु अपने स्वाध्याय से ये चिकित्सक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, भाषाशास्त्री, शिक्षक तथा संगीतज्ञ बने। इन्होंने काफ़ी विद्याओं का अध्ययन किया था, काफ़ी बुद्धिमान थे। सैमुअल पेपिस ने इनके विषय में लिखा है कि उन्होंने इतना बुद्धिमान आदमी कभी नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने इतने सारे विषयों का अध्ययन किया था और उसमें महारत हासिल की थी। तीसरा, पैटी ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम गणित का उपयोग किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से कि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम गणित का उपयोग पैटी ने किया था। उन्होंने सांख्यिकी का उपयोग किया था। उनको गणितीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल अर्थमेटिक नामक पुस्तक लिखी थी। राजनीतिक अर्थमिति नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अर्थमिति का मतलब होता है जिसमें आर्थिक समस्याओं का अध्ययन गणित या सांख्यिकी के माध्यम से आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जाता है। चौथा, इनकी दूसरी पुस्तक थी ट्रीटीज ऑन टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन 1662। अर्थात इन्होंने टैक्सेशन और टैक्स पर भी इन्होंने विचार दिए थे, जिसमें लोक वित्त एवं करारोपण के विषय में इन्होंने विचार दिए थे। एक तीसरी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। पांचवा है, इनकी एक अन्य पुस्तक है ट्रैक्ट कंसर्निंग मनी 1682, जिसमें मुद्रा के वेग का वर्णन किया गया। मुद्रा का वेग इन्होंने विचार दिया था। मुद्रा का वेग क्या होता है? यदि 10 रुपये किसी एक व्यक्ति के पास में है और यदि वह 10 रुपये खर्च करता है दूसरे व्यक्ति के पास और दूसरा व्यक्ति फिर उसे खर्च करता है, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को देता है, इस प्रकार से मुद्रा का वेग किस प्रकार है उसका उन्होंने वर्णन किया था। पैटी एक महान सिद्धांत निर्माता थे। उन्होंने अर्थशास्त्र के विज्ञान का शिलान्यास किया। प्रोफेसर कैप ने इन्हें क्लासिकल अर्थशास्त्री माना है। प्रोफेसर कैप इन्हें क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे। सातवां है, इन्होंने मूल्य का श्रम सिद्धांत दिया और कहा कि किसी वस्तु के निर्माण में जितने समय का श्रम लगता है उस अनुपात में उसका मूल्य होता है। अर्थात इन्होंने श्रम का मूल्य निर्धारण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि वस्तु के निर्माण में जो श्रम लगता है वह उस वस्तु का मूल्य होता है। जितने समय का श्रम लगता है उतना उस वस्तु का मूल्य होता है। वे सोने चांदी को महत्वपूर्ण बताते थे, व्यापार संतुलन के पक्षधारी थे, निर्यात करों के विरोधी थे।
वणिकवादी विचार में एक महत्वपूर्ण विचार है कि सोने चांदी को महत्वपूर्ण बताना। इन्होंने भी सोने चांदी को महत्वपूर्ण बताया और व्यापारिक संतुलन के ये भी पक्षधारी थे, निर्यात करों के विरोधी थे। निर्यात पर कर लगाने के विरोधी थे, क्योंकि निर्यात पर यदि कर लगाएंगे तो निर्यात अधिक नहीं हो पाएगा, और निर्यात अधिक नहीं होगा तो व्यापार नहीं बढ़ पाएगा। वे कहते थे कि धन का पिता श्रम है और भूमि माता है, अर्थात धन उत्पन्न होता है श्रम और भूमि से। वे राष्ट्रवादी, गरीबों के प्रति दयालु और वणिकवाद के समर्थक थे। चौथे जो महत्वपूर्ण वणिकवादी विचारक है वह रिचर्ड कैंटिलॉन, 1680 से 1734। यह अपने युग के महान अर्थशास्त्री थे। आयरलैंड में पैदा हुए, जीवन का अधिकांश समय फ्रांस में गुजरा। वणिकवाद प्रतिष्ठित विचारधारा के संपर्क या संधि स्थल के ये अर्थशास्त्री थे। वणिकवाद और प्रतिष्ठित विचारधारा का जो नाम आ रहा है, क्योंकि प्रतिष्ठित विचारधारा को हम 1750 से लेकर आगे मानते हैं, इसलिए 1734 तक ये थे, संधि स्थल के अर्थशास्त्री थे। पहला, इनकी प्रधान पुस्तक ऐसे अपॉन नेचर ऑफ कॉमर्स इन जनरल 1734 में प्रकाशित हुई। अंग्रेजी भाषा की पुस्तक के विषय में प्रोफेसर जेवंस ने लिखा है कि यह पुस्तक उस पालने के समान है जिस पर अर्थशास्त्र का शिशु पैदा हुआ। इस पुस्तक के प्रथम खंड में उत्पादन, प्रोडक्शन, मूल्य, वैल्यू, मजदूरी, वेज, जनसंख्या, पॉपुलेशन, मनी, मुद्रा का वर्णन है, और द्वितीय खंड में ब्याज और विनिमय का, और तृतीय खंड में विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय का। प्रोफेसर जेम्स ने ऐसा इसलिए कहा कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसमें कई विषयों पर आर्थिक विचार दिए थे, तो इन्होंने ऐसे बोला कि ये उस पालने के समान है पुस्तक जिसमें अर्थशास्त्र का शिशु पैदा हुआ, क्योंकि इन्होंने उत्पादन, मूल्य, मजदूरी, जनसंख्या, मुद्रा, ब्याज, विनिमय, विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय पर अपने विचार दिए थे, इस कारण उन्होंने ऐसा कहा है। कैंटिलॉन ने अर्थशास्त्र को कई मौलिक विचार दिए। मूल्य के विषय में वह पैटी के श्रम सिद्धांत के समर्थक थे। मूल्य के विषय में पैटी के समर्थन उन्होंने किया था, मूल्य के श्रम सिद्धांत का। कैंटिलॉन का एक इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर किया। आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य उन्होंने दो अलग अलग मूल्य बताए। दूसरा, उत्पादन के केवल दो ही साधन श्रम और भूमि माना, पूंजी स्वतंत्र साधन नहीं माना। उन्होंने बताया कि पूंजी नियंत्रित साधन होती, स्वतंत्र साधन नहीं होती। उत्पादन के केवल दो मुख्य साधन होते हैं, श्रम और भूमि। उन्होंने बताया कि बाजार मूल्य मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है, परंतु इसके लिए कोई चित्र या वक्र नहीं दिया। उनका कहना तो ये था कि बाजार मूल्य मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है, परंतु किस प्रकार निर्धारित होता है कोई डायग्राम इन्होंने नहीं दिया। जैसा कि आगे चलकर अपन डायग्राम में आप अध्ययन कर चुके होंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति द्वारा। तीसरा, इन्होंने मुद्रा के चलन में एक मुद्रा प्रसार और मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का वर्णन किया, और साथ में यह भी लिखा कि मजदूरी पर प्रशिक्षण के व्यय, जोखिम तथा विश्वास पात्रता का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने चलन वेग मुद्रा का, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति का प्रारंभिक विचार, मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का भी इन्होंने वर्णन किया। उनका मत था कि प्रकृति में उत्पादन में एक आधिक्य या अतिरेक मिलता है। इसी विचार को प्रकृतिवादियों ने शुद्ध उपज, नेट प्रोडक्ट के रूप में बताया। लंदन में 1734 में रिचर्ड कैंटिलॉन की हत्या हो गई। तो ये एक विचारक थे जिनकी एक हत्या हो गई थी 1734 में, लेकिन उन्होंने काफ़ी आर्थिक विचार दिए थे। पांचवे जो वणिकवादी हैं वो है सर डडले नॉर्थ। ये भी सिद्धांतवादी थे, अर्थशास्त्री थे। 1641 से 1691 तक ये रहे। यह पैटी के अनुयायी थे, परंतु ये मुक्त व्यापार के समर्थक थे। मुक्त व्यापार के समर्थक पहला आपने देखा डेविड ह्यूम, और ये फिर सर डडले नॉर्थ ही से दूसरे हम समर्थक मान सकते हैं जो मुक्त व्यापार के समर्थक थे। इनका प्रधान ग्रंथ डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड था। ये मानते थे कि व्यक्तिगत हित में ही सार्वजनिक हित है और आर्थिक उन्नति करने के लिए शांति होना जरूरी है, अर्थात आर्थिक उन्नति करने के लिए युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए, राज्य में शांति होनी चाहिए। ब्याज पर इनके प्रसिद्ध विचार, उनका कहना था कि ब्याज और भूमि के लगान में अंतर नहीं है। वह सोने चांदी को अन्य वस्तुओं के समान ही समझते थे तथा ब्याज की नीची दर के विरोधी थे। ब्याज की ऊंची दर के ये समर्थक थे, नीची दर के विरोधी थे। सोने चांदी को एक वस्तु अन्य वस्तु के समान ही ये मानते थे।
छठा हम देखते हैं सर जेम्स स्टुअर्ट 1712 से 1780। इनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1767 है। इन्होंने लाभ मूल्य सिद्धांत तथा भुगतान संतुलन पर विचार दिए। श्रम का भी इन्होंने विश्लेषण किया। तीन चार इन्होंने मुख्य विचार रखे, लाभ पर, मूल्य सिद्धांत पर, भुगतान संतुलन पर और श्रम पर। सातवें जो वणिकवादी व्यवहारिक वणिकवादी से हम कह सकते हैं वह सर एंटोनियो सेरा 1580 से लेकर 1650। सर एंटोनियो सेरा, ऐसा कि नाम से पता चल रहा है ये इटली के निवासी थे। 1613 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था ब्रीफ ट्रीटीज ऑन द कॉजेज विच मेक गोल्ड एंड सिल्वर अबाउंड इन किंगडम्स वेयर देयर आर नो माइंस। इसका तात्पर्य है कि ऐसे कौन से कारण हैं जो सोने और चांदी को राज्यों के अंतर्गत नियंत्रण में रखते हैं, राज्य जिन पर सोने चांदी पर नियंत्रण रखते हैं। प्रोफेसर हेने का कथन है कि सेरा प्रथम वणिकवादी लेखक थे। प्रोफेसर हेने कहते हैं कि सेरा जो है वो प्रथम व्यवहारिक वणिकवादी लेखक माने जा सकते। सर टॉमस मन, ये एक इम्पोर्टेंट वणिकवादी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पूछे जा सकते हैं। 1571 से 1641 इनका टाइम पीरियड है। वणिकवादी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये स्वयं व्यापारी थे। तत्कालीन ब्रिटिश व्यापारिक नीति पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। पहला जिनके जो मुख्य विचार थे उनको हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला है 1530 में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, अर्थात इंग्लैंड का कोष विदेशी व्यापार द्वारा। यह पुस्तक वणिकवाद की प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव मानी जा सकती है। इसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने के सुझाव दिए, परंतु यह पुस्तक सर टॉमस मन की मृत्यु 1664 के पश्चात प्रकाशित हुई। दूसरा, इस पुस्तक के मूल सिद्धांत वाक्य में निहित है कि अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमें विदेशियों को अधिक माल बेचना होगा और उनसे कम माल खरीदना होगा, अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना चाहिए और कम से कम आयात करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने निम्न कार्य बताया। अब समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम उन्होंने बताया सर टॉमस मन ने। पहला है कि बेकार भूमि पर खेती की जाए, जूट तंबाकू आदि उत्पन्न किया जाए। ये उस समय जो प्रचलित वस्तुएं थी, जूट तंबाकू, इनके बारे में इन्होंने बोला है। हमें अपने दैनिक व्यवहार में विदेशी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, अर्थात विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम करेंगे तो हमें आयात करने की आवश्यकता कम होगी। तीसरा, हमें अपने पड़ोसी देशों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए। जो चीज़ें वे दूसरे स्थान से प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें अधिक ऊंची कीमतों पर बेचें, और जो चीज़ें वे अन्य स्थान से प्राप्त कर सकते हैं उन्हें सस्ती बेचा जाए। ये कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं और वे जो चीज़ें प्राप्त करते हैं वे कहाँ से प्राप्त करते हैं। यदि वे जो चीज़ें दूसरे स्थान से नहीं प्राप्त कर सकते उन्हें ज़्यादा कीमत पर हमारे द्वारा बेचा जाए, और जो वो अन्य जगहों से प्राप्त कर सकते हैं उनकी कीमतें कम रखी जाए। तो ये पड़ोसी देशों की आवश्यकताओं का अध्ययन इन्होंने किया। जहाँ तक हो सके देश के जहाज़ों का उपयोग किया जाए, जिससे लागत कम से कम हो और जहाज़ों का उपयोग करने से व्यापार में वृद्धि हो सके। यह अपने देश के धन को अपने लिए कम मात्रा में काम में लाए, अर्थात निर्यात के लिए बचाए। देश को धन को कम मात्रा में काम में लाए का कहने का तात्पर्य है कि आयात कम किए जाए, निर्यात अधिक किए जाए। मछली उद्योग का विकास किया जाए, क्योंकि यूरोपीय देशों की जो स्थिति है वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो चैनल है समुद्र और अटलांटिक महासागर है, तो मछली उद्योग भी प्रारंभिक रूप से ही विकसित था। तो उन्होंने उसे और विकसित करने का सुझाव दिया, जिससे मुद्रा का निर्यात किया जाना चाहिए। मुद्रा से व्यापार होता है और व्यापार से मुद्रा होती है। जो धन देश के बाहर जाता है वह उसी देश के पास आ जाता है जो माल का निर्यात करता है। इन्होंने एक चीज़ कही कि मुद्रा का निर्यात करो, क्योंकि मुद्रा से व्यापार होता है और व्यापार से मुद्रा प्राप्त होती है। और उनका कहना था कि अगर हम अधिक निर्यात करेंगे और आयात कम करेंगे, जो धन देश से बाहर जाएगा वापस अपने आप अपने देश में वापस आ जाएगा। ये इनके महत्वपूर्ण विचार हैं। सर टॉमस मन एक महत्वपूर्ण वणिकवादी विचारक माने जाते हैं। इनका आपको अध्ययन करना है। आगे देखते हैं सर जोशिया चाइल्ड।
ये भी वाणिज्यवादी विचारक है। सन 1630 से 1699 इनका जो है समय है। ये अपने समय के संभवतः सबसे धनी ब्रिटिश व्यापारी थे, इंग्लैंड के धनी व्यापारी थे। इनके जो विचार है हम देख लेते हैं। ये वाणिज्यवादी सिद्धांत के विपरीत मुक्त व्यापार के पक्ष में थे। तीसरे जो विचारक है जो मुक्त व्यापार के पक्ष में थे, पहला हमने देखा डेविड ह्यूम, उसके बाद में हमने देखा डडले नॉर्थ, और तीसरा हम ये देख रहे हैं सर जोशिया चाइल्ड। सन 1660 में इनकी पुस्तक डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड प्रकाशित हुई। यही पुस्तक कुछ समय पश्चात दूसरे नाम से अ न्यू डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड से लिखी गई थी। ये पुस्तक के नाम भी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, 2-2 नंबर या 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें। दूसरा, वे ब्याज की नीची दर के समर्थक थे जिससे व्यापार के लिए पूंजी प्राप्त हो सके। इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार का अनुभव था। ये ब्रिटिश व्यापारी थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्हें व्यापार का भी अनुभव था। अगले जो वाणिज्यवादी विचारक है एंटोइन डी मॉन्ट क्रिश्चियन, ये 1576 से 1621 इनका समय है। ये फ्रांस के निवासी थे। 1615 में पुस्तक ट्रैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी। संभवतः यह पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द का पहला प्रयोग था और इसमें फ्रांस की अर्थव्यवस्था का वर्णन था। आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र का प्राचीन नाम राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यूरोपीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एंटोइन डी मॉन्ट क्रिश्चियन ने किया था, और ये फ्रांस की अर्थव्यवस्था का इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया था। इनके विचार में पहला है कि इन्होंने कृषि के महत्व को स्वीकार किया, उद्योग और व्यापार को देश की समृद्धि के लिए आवश्यक बताया। इन्होंने कृषि के महत्व को भी स्वीकार किया। उद्योग और व्यापार को तो आवश्यक बताया ही, लेकिन कृषि को भी इन्होंने आवश्यक बताया। तीसरा, ये विदेशी व्यापार के विरोधी थे और आंतरिक व्यापार के पक्षधर थे। ये कहते थे कि विदेशी व्यापार नहीं करना चाहिए, आंतरिक व्यापार अधिक से अधिक होना चाहिए। तीसरा, इनके अनुसार देश की समृद्धि सोने चांदी पर निर्भर नहीं होती वरन सुख सुविधाओं की सामग्री पर निर्भर होती है। आगे देखते हैं जा बैप्टिस्ट कोलबर्ट, ये फ्रांस के महत्वपूर्ण वाणिज्यवादी विचारक हैं जो इनको भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में 2 अंकों के क्वेश्चन या 5 अंकों के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1619 में 1683 से इनका टाइम पीरियड है। इनके नाम के कारण ही फ्रांस में वाणिज्यवाद कोलबर्टवाद कहलाया था। अर्थात फ्रांस में जो इन्होंने व्यापार संबंधी विचार दिए थे, तो इनके नाम के कारण वो कोलबर्टवाद कहलाया वाणिज्यवाद की अपेक्षा। ये लुई 14वें के वित्त मंत्री थे तथा सन 1661 से अपनी मृत्यु पर्यंत वित्त मंत्री पद पर ही रहे। ये प्रमुख वाणिज्यवादी माने जाते हैं। फ्रांस की अर्थव्यवस्था के सुधार में इनका बहुत योगदान था। इन्होंने सड़कें बनवाई, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण किया और देश के अंदर के व्यापार को इन्होंने मुक्त रखा। यह राज्य अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण को आवश्यक समझते थे। चौथा, इनका जो महत्वपूर्ण विचार था कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर शासन का नियंत्रण होना जरूरी है। फिलिप विल्हेम वॉन हॉर्निक 1638 से 1712, 1638-1712, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इनकी भी प्रधान पुस्तक ऑस्टेरिच उबेर एलेस वैन एस नूरविल थी। ये ऑस्ट्रियन जो लैंग्वेज है उसमें ये पुस्तक का नाम है, जिसमें वाणिज्यवादी विचार मिलते हैं। फिलिप विलियम वॉन हॉर्निक भी एक महत्वपूर्ण वाणिज्यवादी विचारक हैं। इनका विचार है कि देश की समृद्धि सोने चांदी पर निर्भर करती है, यानी अधिक से अधिक व्यापार द्वारा सोना चांदी का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि उस समय कागजी मुद्रा प्रचलन नहीं थी, सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। तो जब किसी देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी होगा तो देश ज़्यादा समृद्ध माना जाएगा। और जब कागजी मुद्रा नहीं थी तो उनके विचार भी फिर इस प्रकार से हो गए कि सबसे ज़्यादा सोना चांदी होगा तो हमें सुख सुविधाओं की वस्तुएं हमारे देश में अधिक होगी और हमारा देश समृद्ध होगा। दूसरा, इन्होंने भी मन यानी थॉमस मन की तरह कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए, जिसमें देश की भूमि का अधिक उपयोग करना, सोने और चांदी के खानों को खोजना, अर्थात यदि सोने चांदी के खानों खोजे जाएंगे तो हमारे देश में सोना चांदी अधिक होगा। वस्तुओं का देश में ही निर्माण करना,
जनसंख्या की वृद्धि का प्रयत्न करना। जनसंख्या की वृद्धि का प्रयत्न इसलिए करना ताकि व्यापार में कारखानों को चलाने के लिए, जहाज़ों को चलाने के लिए श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि का प्रयत्न करना। सोने चांदी के निर्यात पर प्रतिबंध करना, यानी सोना चांदी देश से बाहर नहीं जा पाए। विदेशी माल का कम से कम उपयोग करना, कच्चे माल के आयात और निर्मित माल के निर्यात को प्रोत्साहित देना, ये इनके कार्यक्रम थे जो मन की तरह इन्होंने बताए थे। तो सर टॉमस मन और सर फिलिप विलियम वॉन हॉर्निक ने समृद्धि को बढ़ाने के लिए, देश की समृद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ विचार या कार्यक्रम अपनाने का सुझाव राज्यों को दिया था। तीसरा है मन के समान वणिकवादी नीति का इनको भी प्रतिनिधि माना जा सकता है। देश में सादगी के पक्षपाती थे, क्योंकि वो विदेशी माल के कम उपयोग करने पर उन्होंने विचार दिया था। अतः वे कहते थे कि फैशन को उसके पिता शैतान के पास भेज देना चाहिए, अर्थात बाहर से वस्तुएं नहीं मंगानी चाहिए, देश में ही उत्पन्न करनी चाहिए। डॉक्टर जोहान जोकिम बेचर्स 1635 से 1682 इनका टाइम है। इनको कैमरलिज्म का सबसे महान लेखक माना जाता है। जर्मनी में जो कैमरलिज्म, राजकोषवाद या राजकोष को बढ़ाने के लिए, व्यापार क्रिया को बढ़ाने का जो वाद प्रचलित था, उसमें इनको महान लेखक माना जाता है। 1667 में इनकी पुस्तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स प्रकाशित हुई थी। दूसरा, यह माल के गुण और मूल्य के नियंत्रण के पक्ष में थे। गिल्ड या व्यापारिक संगठन के और प्रशिक्षण को यह आवश्यक समझते थे। ये कहते थे कि माल का मूल्य और गुण उसको कंट्रोल करना चाहिए, और जो व्यापारिक संगठन है वो संगठन होना चाहिए, और प्रशिक्षण भी आवश्यक होना चाहिए। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके दूसरे को माल बेचा जाए, उससे खरीदा नहीं जाए। वे राज्य के नियंत्रण के पक्ष में थे तथा एकाधिकार के विरोधी थे। क्योंकि इन्होंने गिल्ड के बारे में विचार दिया, इसलिए इन्होंने एकाधिकार, गिल्ड यानी व्यापारियों का संगठन, गिल्ड के बारे में विचार दिया, अतः वे एकाधिकार के विरोधी थे। जोहान जोकिम बेचर्स एकाधिकारी विरोधी थे और गिल्ड का विचार दिया था। आगे हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण विचारक जोहान्स हेनरिक वॉन जस्टी। जस्टी का भी एक महत्वपूर्ण विचार है वणिकवाद में। जस्टी का नाम कैमरल विज्ञान में बहुत महत्व रखता है। वियना विश्वविद्यालय में वे इस विज्ञान के आचार्य थे। कैमरल विज्ञान जो राजकोष संबंधित विज्ञान था, राजस्व संबंधी जो विज्ञान था। कैमरल विज्ञान का मतलब ये हुआ कि कैमर जर्मनी में राजकोष को कहा जाता था, और राजकोष को किस प्रकार बढ़ाया जाए, आय किस प्रकार की जाए, व्यय किस प्रकार किया जाए, इसके वो राजकोष संबंधी वो आचार्य थे। इनकी प्रधान पुस्तक फिनेंस शेरिफ्टन है। ये जो है जर्मन लैंग्वेज में ये पुस्तक का नाम है फिनेंज शेरिफ्टन। ये फाइनेंस से संबंधित पुस्तक है, वित्त से संबंधित है। दूसरी पुस्तक इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 है। इनके जो विचार है वो देख लेते हैं। इन्होंने लिखा कि व्यापार के अतिरिक्त जनता के धनी होने का कोई रास्ता नहीं है, अर्थात व्यापार से ही जनता धनी हो सकती है। दूसरा, जस्टी का प्रधान योगदान लोक वित्त के क्षेत्र में है। ये एक इम्पोर्टेंट विचारक है। इनके बारे में भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि लोक वित्त के क्षेत्र में इन्होंने अपने विचार दिए। इन्होंने करों का भेद, उनके गुण और दोषों का सुंदर वर्णन किया। करारोपण के सिद्धांतों का सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन जस्टी ने ही किया, परंतु इसका श्रेय एडम स्मिथ को मिला। जो करारोपण के सिद्धांत जो होते हैं कि कर सुविधाजनक होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए, और करों में लोच होनी चाहिए, उनका वर्णन जस्टी ने सर्वप्रथम किया था, परंतु इसका व्यवस्थित जो विश्लेषण है वो एडम स्मिथ ने किया था। इसलिए एडम स्मिथ को करारोपण के सिद्धांतों से संबंधित करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो वर्णन किया था वो जस्टी ने किया था। जस्टी ने कहा था कि कर कैसे लगाने चाहिए। अब उन्होंने लिखा है कि जस्टी के अनुसार कर लगाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन होना चाहिए। पहला है कि कर इस प्रकार से होगी लोग स्वेच्छा से उन्हें चुका सके, अर्थात कर बोझ नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा से जनता जो है राज्य को कर दे। दूसरा, बी, कर उद्योग और उत्पादन पर बुरा प्रभाव न डाले, अर्थात ऐसे कर नहीं होने चाहिए जिससे उद्योग और उत्पादन कम हो जाए, उद्योग बंद पड़ने लग जाए। तीसरा, करों का बोझ असमान न हो, अर्थात करों का बोझ सब पर समान होना चाहिए। तीसरा, कर निश्चित होना चाहिए। निश्चित मतलब पहले से पता होना चाहिए कि जनता को कर कितना देना है। करों के संग्रह पर व्यय कम से कम हो। करों के संग्रह का मतलब है कि कर जो संग्रहित करते हैं अधिकारी,
उन पर जो वेतन भत्तों पर व्यय होता है वह कम से कम हो। कर सुविधापूर्वक संग्रह किया जा सके। ये भी विचार जोहान्स हेनरिक वॉन जस्टी जो महत्वपूर्ण वाणिज्यवादी विचार है कि कर के संबंध में इनका महत्वपूर्ण विचार है। चौथा हम देखते हैं कि इन्होंने राज्य की समृद्धि के लिए 3 सिद्धांत बताए। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 सिद्धांत इन्होंने राज्य की समृद्धि के लिए बताया? पहला, व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा, उद्योग का विकास होना चाहिए। ये 3 विचार जो हम देख रहे हैं ये हमें पूंजीवादी की मूल विचारों में हमें मिलते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति, स्वतंत्रता और उद्योगों का विकास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब वाणिज्यवाद के उदय के कारण क्या है? अब ऐसे कौन से कारण थे कि ऐसी विचारधारा उत्पन्न हुई कि अधिक से अधिक व्यापार करो, सोना चांदी कमाओ, आयात कम करो, निर्यात ज़्यादा करो? ऐसा क्या हुआ, उसके कारण क्या थे वो हम देख लेते हैं। अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार प्रत्येक स्थान पर आर्थिक सिद्धांत उस जिस युग में उसका उदय होता है उस युग का प्रतिबिंब होता है। इन्होंने अलेक्जेंडर ग्रे ने कहा है कि जिस युग में जो आर्थिक विचार होते हैं वे उस युग की विशेषताओं को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ सोने चांदी का महत्व था तो वहाँ पर कागज़ की मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, सोने चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, तो सोने चांदी को अधिक महत्व इन्होंने दिया वाणिज्यवादियों ने। वाणिज्यवाद इसका अपवाद नहीं है। इस विचारधारा में सोने चांदी को अधिक महत्व दिया गया। इसका दृष्टिकोण संकुचित एवं राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जाए, कम से कम आयात किया जाए। दूसरे राज्यों का शोषण करके धन कमाना इनका उद्देश्य था। शोषण मतलब अधिक से अधिक व्यापार करो, और व्यापार करते समय यदि कोई शोषण भी हो रहा है तो उसके लिए इन्होंने विचार दिए थे। विदेशी व्यापार लाभदायक मानते थे, सरकार के नियंत्रण को आवश्यक मानते थे। हमें यह सोचना होगा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति किस कारण उत्पन्न हुई है, इसके उदय कारण क्या था। अर्थात ये वाणिज्यवाद के उदय के कारण क्या रहे कि ऐसी सोच उत्पन्न हुई कि सोना चांदी इकट्ठा करो और अधिक से अधिक व्यापार करो, निर्यात बढ़ाओ, आयात कम करो। तो वाणिज्यवाद के उक्त विचारों के उदय के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। पहला है राज्यों का उदय होना, अर्थात नवीन राज्यों का निर्माण होना। यह प्रमुख कारण माना जाता है। प्रमुख इतिहासवादी अर्थशास्त्री स्मोलर के अनुसार वाणिज्यवाद केवल राज्य के निर्माण का नाम है। यदि आप राज्य का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक सोना चांदी चाहिए, समृद्धि चाहिए, तभी राज्य का निर्माण हो सकता है। अलेक्जेंडर ग्रे ने इस वाक्य को पूरा कहते हुए लिखा है कि वाणिज्यवाद राज्य के आर्थिक पक्ष का निर्माण है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, अर्थात राज्य को चलाने के लिए, शासन स्थापित करने के लिए, व्यापारिक गतिविधियाँ चलाने के लिए अधिक मात्रा में सोने चांदी या सोने चांदी को कमाना और व्यापार करना, बढ़ाना आवश्यक है। इसमें राज्यों के उदय कैसे हुआ इसको देख लेते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन 4वीं शताब्दी में होने के बाद पूरे मध्य युग में 400 ईसा से 1500 ईसा का जो टाइम पीरियड था वो यूरोप में अंधकार या अंधकार काल माना जाता है। ऐसी स्थिति में सामंतों का आधिपत्य था, प्रजा पर चर्च का प्रभाव था, राजा असमर्थ और शक्तिहीन था। 15वीं शताब्दी के अंत में राजतंत्र का फिर से उदय हुआ, राज्य निर्माण की बात चली। इसका सूत्रपात इटली के कूटनीतिज्ञ मैकियावेली 1469 से 1517 की पुस्तक द प्रिंस से हुआ। यूरोप में जब अंधकार, मध्य युग में जब अंधकार की स्थिति थी तो सामंतों का आधिपत्य था, चर्च का प्रभाव था, राजा चर्च के आगे कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में मैकियावेली के जो विचार थे वो, मैकियावेली ने पुस्तक लिखी द प्रिंस, जिससे द प्रिंस में उन्होंने कहा था कि राज्य एक शक्तिशाली राजतंत्र होना चाहिए और धर्म, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर देना चाहिए। ये उनका विचार था। मैकियावेली की तुलना भारत में चाणक्य से की जाती है। इस प्रकार चाणक्य ने सुदृढ़ राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। उसी प्रकार मैकियावेली भी चाणक्य की भांति ही शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का पक्षधर था। मैकियावेली के अनुसार इटली में एक मजबूत और शक्तिशाली राजतंत्र का निर्माण होना चाहिए। मैकियावेली का प्रमुख सिद्धांत यह था कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दो। राजा को संपूर्ण सत्ता अपने पास रखनी चाहिए, अपने विरोधियों का दमन करना चाहिए। दूसरे विचारक ज्या बोदिन 1520-1596 ने राज्य तंत्र के लाभ बताए तथा राज्यों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जो मैकियावेली के जो विचार थे कि राजनीति को धर्म से अलग करो, जैसे चर्च के प्रभाव को कम करो, नैतिकता से भी अलग करो, अर्थात अधिक से अधिक साम्राज्यवादी प्रकृति अपनाओ, जैसे राज्य का विस्तार हो, विरोधियों का दमन करो,
ये जो विचार थे इससे राज्यों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जियाबुद्दीन ने भी इस संदर्भ में विचार दिए थे। इनके विचारों से प्रभावित होकर इंग्लैंड में ट्यूडर वंश ने मैकियावेली के सपने को साकार किया। सप्तम हेनरी ने निरंकुश राजतंत्र की नींव डाली। अष्टम हेनरी ने इसको चरम रूप प्रदान कर दिया। निरंकुश राजतंत्र की नींव सप्तम हेनरी ने इंग्लैंड में डाली थी और अष्टम हेनरी ने इसे चरमता प्रदान कर दी। फ्रांस में 11वें लुई ने राज्यतंत्र स्थापित किया। राज्यों की स्थापना के कारण राजनीतिक प्रतियोगिता और युद्धों का आरंभ हुआ। फ्रांस में 11वें लुई ने राज्यतंत्र स्थापित किया। राज्यों की स्थापना के कारण राजनीतिक प्रतियोगिता और युद्धों का आरंभ हुआ। प्रत्येक राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए आर्थिक विचारों में वणिकवादी विचारों की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए आर्थिक विचारों में वणिकवादी विचारों की उत्पत्ति हुई। राज्य के लिए सेना और हथियार की आवश्यकता थी। राजा को अपनी शान बनाए रखने के लिए धन चाहिए था, जिसके लिए करों की व्यवस्था की गई। परंतु प्रमुख समस्या संपूर्ण राज्य को धनी बनाने की थी। इसका समाधान विदेशी व्यापार में ढूंढा गया। राज्य के उद्योग धंधों पर नियंत्रण करके निर्यात बढ़ाना और सोना चांदी कमाना प्रमुख उद्देश्य था। जब राज्य की स्थापना हो गई तो राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक व्यापार बढ़ाना था और व्यापार पर नियंत्रण करना भी आवश्यक था। इसीलिए विचार उत्पन्न हुए कि अधिक से अधिक सोना चांदी कमाओ, विदेशी व्यापार करो, आयात कम करो, निर्यात ज़्यादा करो। मैकियावेली ने राज्यों के राजनीतिक पक्ष पर जो कार्य किया वही कार्य वणिकवादियों ने उसके आर्थिक पहलू पर किया। मैकियावेली ने राजनीतिक रूप से कि राज्य सुदृढ़ होना चाहिए। वणिकवादियों ने बताया कि सुदृढ़ राज्य के लिए अर्थ बहुत आवश्यक है और अर्थ का अर्जन किस प्रकार किया जाए उसके विचार जो उन्होंने वणिकवादियों ने दिए। दूसरा प्रमुख कारण था धर्म सुधार या धार्मिक क्रांति। राज्यों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण शक्ति जो विरोध कर रही थी वह चर्च की शक्ति थी। जैसा कि पहला बताया गया कि चर्च अंधकार युग में, मध्य युग में बहुत प्रभावशाली थी। राजा उसके सामने नतमस्तक था। तो चर्च की शक्ति को खत्म होने के कारण भी वणिकवादी विचार फैले। राज्यों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण शक्ति जो विरोध कर रही थी वह चर्च की शक्ति थी, जो जनता के लिए राज्यों से भी अधिक थी। स्वयं राजा भी चर्च के सामने नतमस्तक था। मैकियावेली का आदर्श राजनीति को धर्म, नैतिकता और भावुकता से मुक्त करना था। मार्टिन लूथर ये 1483 से 1546 के मार्टिन लूथर का जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह का राजनीतिक लाभ उठाया गया और अष्टम हेनरी ने अपने को कैथोलिक चर्च से मुक्त कर लिया। अष्टम हेनरी ने जो राज्य स्थापित किया था, ऊपर हमने देखा, चरम रूप प्रदान किया था निरंकुश राजतंत्र को। तो अष्टम हेनरी ने अपने को कैथोलिक चर्च से मुक्त करके राज्य को निरंकुश राजतंत्र को चरम रूप प्रदान किया और प्रोटेस्टेंट चर्च को मान्यता दी, जिससे राज्यों के निरंकुशता की ये बाधा दूर हुई और चर्च का प्रभुत्व भी काफ़ी कम हो गया था। इस धार्मिक क्रांति का प्रभाव आर्थिक विचारों पर भी पड़ा। कैथोलिक के अनुसार धन के प्रति मनुष्य को आसक्त होना चाहिए। संत एक्विनास का उपदेश था, मूल्य लागत से अधिक नहीं होना चाहिए, ब्याज नहीं लेना चाहिए। महात्मा ईसा का कथन है कि धनी आदमी स्वर्ग नहीं पा सकता, अर्थात राजनीति के समान अर्थनीति भी धर्म के प्रभाव से मुक्त हो गई। कैल्विन 1509 से 1564 वाणिज्यों को धर्म के अनुकूल मानते थे। इन्होंने भी सुधार का नवीन संप्रदाय स्थापित किया। तीसरा था यातायात साधनों की उन्नति, समुद्री मार्गों का पता लगना। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था। भारत के समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा ने लगाया। कुक ने ऑस्ट्रेलिया और कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, जिससे विदेशी व्यापार के नवीन युग का सूत्रपात हुआ तथा अधिक से अधिक विदेशी व्यापार के द्वारा धन अर्जन पर वणिकवादियों ने बल दिया। तो समुद्री मार्ग का पता लगा, जिससे जहाज़ों द्वारा आयात निर्यात करना संभव हुआ, जिससे यातायात की उन्नति हुई और अधिक से अधिक धन अर्जन पर बल देना प्रारंभ किया गया। चौथा था जनसंख्या की वृद्धि। 1680 में यूरोप की जनसंख्या 6 से 7 करोड़ ही थी, परंतु इसमें क्रमशः वृद्धि होने से अर्थशास्त्रियों के सामने भोजन और रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए भी वणिकवादियों ने बोला कि व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक श्रमिकों को व्यापारिक गतिविधियों और कार्यों में लगाया जाए, जिससे कृषि पर बोझ कम हो सके। पांचवा, पुनर्जागरण। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसा जिसको कहते हैं, वो हुआ, जिससे कला, साहित्य, विज्ञान
और दर्शन का विकास हुआ। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया। आर्थिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। आर्थिक क्षेत्र में पुनर्जागरण वणिकवाद को हम कह सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में जो यूरोप में हुआ था पुनर्जागरण, वणिकवाद को हम आर्थिक क्षेत्र का पुनर्जागरण कह सकते हैं। छठा है मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ और विकास। वस्तु विनिमय मध्य युग में वस्तु विनिमय समाप्त होकर मुद्रा विनिमय बढ़ रहा था, अर्थात सोने चांदी के सिक्कों के द्वारा विनिमय कार्य हो रहा था। रानी एलिजाबेथ प्रथम के युग में ग्रेशम के नियम से ये पता चला कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती। ग्रेशम का नियम आपने पढ़ा होगा, जिसमें देखा होगा कि जब व्यक्ति के पास एक खराब नोट होता है और एक अच्छा नोट होता है तो वो जब बाजार में जब जाता है तो पहले खराब नोट को चलाता है और अच्छी मुद्रा को वो अपने पास में रख लेता है। पास में रखने से वो मुद्रा बाजार में प्रचलन से बाहर हो जाती। तो खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती। सोने चांदी के सिक्कों को ढालने के लिए सभी राज्यों को सोने चांदी की आवश्यकता थी, अतः सोने चांदी को महत्व देना स्वाभाविक था। क्योंकि सोने चांदी के सिक्के ढालने थे और सोना चांदी होना चाहिए, तो सोने चांदी के पर उन्होंने विचार दिए। प्रत्येक आर्थिक विचार कुछ खास समस्याओं के समाधान होते हैं। उस युग की प्रधान समस्या थी राज्यों का निर्माण करना, उनको शक्तिशाली बनाना। धार्मिक क्रांति ने इनके लिए वातावरण बना दिया था। पुनर्जागरण, विज्ञान के आविष्कार तथा समुद्री रास्तों की खोज ने आवश्यक साधन उपलब्ध करा दिए थे। वणिकवादियों ने अपने चिंतन द्वारा अपने युग की ही समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया था। यानी जो समस्या उस वक्त प्रचलित थी उन्हीं को न सुलझाने के लिए इस प्रकार के विचार दिए थे। अब देखते हैं वणिकवाद के सिद्धांत क्या क्या है। पहला सिद्धांत है कि सोने चांदी को महत्व देना चाहिए। विलियम पैटिक ने लिखा है कि व्यापार का अंतिम और महान परिणाम धन नहीं बल्कि सोना चांदी और जवाहरात हैं, जो नष्ट नहीं होते। प्रत्येक जगह और स्थान में हम इनको प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरा, विल्हेम वन हॉर्निक ऑस्ट्रियन विद्वान ने लिखा है कि किसी देश की शक्ति और गौरव सोना चांदी तथा आवश्यकता और सुविधा की वस्तुओं के अतिरेक पर निर्भर करती। अर्थात सोना चांदी होना ही चाहिए और सुविधा की वस्तुओं भी होनी चाहिए और वो अतिरेक के रूप में होनी चाहिए, यानी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। सोने चांदी के महत्व को विलियम हॉर्निक ने स्वीकार किया, परंतु साथ ही साथ इन्होंने उपभोग की अन्य वस्तुओं को भी आवश्यक बताया। ये एक इम्पोर्टेंट इनका विचार है हॉर्निक का। वणिकवादियों ने सोने चांदी के महत्व को उस युग की परिस्थितियों के कारण समझा था। उस युग की जो परिस्थितियाँ थी इसमें सोने चांदी के महत्व को महत्वपूर्ण मानना ही उपयुक्त था। पहला, बैंक और बीमा सुविधा नहीं होने के कारण धन संचय करने का एकमात्र उपाय सोने और चांदी के रूप में ही था। दूसरा, वस्तु विनिमय व्यवस्था समाप्त होकर मुद्रा विनिमय व्यवस्था, अर्थात सोने चांदी के सिक्के प्रचलित हो रहे थे, अर्थात सिक्कों को ढालने के लिए सोने चांदी की आवश्यकता थी। तीसरा, करों को चुकाने के लिए सोना चांदी जरूरी था। राज्य के सैनिकों को वेतन देने के लिए सोना चांदी जरूरी था। अधिक युद्ध के कारण युद्ध के हर जाने, व्यय और दंड के लिए धातुओं सोने चांदी की आवश्यकता थी। सोने और चांदी का महत्व आज के युग में भी कम नहीं है, परंतु आज का विचार अधिक संतुलित है। मुद्रा में स्वयं का अपना कोई मूल्य नहीं होता। उसका मूल्य इसलिए है कि वह हमें वास्तविक धन अर्थात अनाज, कपड़ा, मकान और अन्य वस्तुएं खरीदने में सहायक होती है। वणिकवाद की संकुचित परिभाषा बदल गई। व्यक्ति के लिए सोना चांदी मूल्यवान हो सकता है, परंतु समाज के लिए वास्तविक उपभोग और उत्पादक वस्तुएं मूल्यवान है। समाज के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं उपभोग और उत्पादन के लिए होनी चाहिए। दूसरा जो इनका सिद्धांत, वणिकवादियों का जो महत्वपूर्ण विचार था वो था कि विदेशी व्यापार किया जाए और अनुकूल व्यापार संतुलन होना चाहिए। वणिकवादियों ने विदेशी व्यापार में निम्न विधियां बताई है। वॉन हॉर्निक ने लिखा है कि आयात या तो किया ही नहीं जाए और यदि करना आवश्यक ही है तो बदले में सोना चांदी ने देकर देश में उत्पन्न हुई वस्तुएं दी जाए। इस प्रकार के विचार थे कि आयात सर्वप्रथम तो करो ही मत, और यदि करना जरूरी है तो सोना चांदी मत दो, दूसरी जो वस्तुएं देश में उत्पन्न होती वो दे दो। दूसरा, जहाँ तक संभव हो कच्चा माल आयात किया जाए और देश में निर्मित माल बनाकर निर्यात किया जाए, अर्थात कच्चे माल को आयात करो और निर्मित माल को निर्यात करो। तीसरा, ऐसे माल को कभी आयात नहीं करो जिसका उत्पादन देश में संभव हो सके और उस पर भारी आयात कर लगाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी वस्तु जिसका उत्पादन देश में हो सकता है उसको कभी भी आयात नहीं करो। यदि वो आयात हो रही है तो उस पर भारी आयात कर लगाओ जिससे उसका आयात होना बंद हो जाए। चौथा, विदेशी व्यापार मुक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की व्यापारिक नीति बनानी चाहिए कि जो देश के लिए लाभकारी हो।
उन्होंने कहा कि विदेशी व्यापार को मुक्त नहीं छोड़ देना चाहिए। यदि मुक्त छोड़ दोगे तो सोना चांदी या हमारे आयात बढ़ जाएंगे, निर्यात कम होने लग जाएंगे और सोना चांदी देश से बाहर जाने लग जाएगा। अतः विदेशी व्यापार नीति पर नियंत्रण होना चाहिए। 5, सोने चांदी को बाहर नहीं जाने दिया जाए। इस विषय में वणिकवादी एकमत नहीं है। हॉर्निक ने सोने चांदी पर रोक लगाने का सुझाव दिया था, परंतु डेरिस का कथन है कि सोने चांदी का निर्यात तभी रोका जाए जब देश हित में नहीं हो। यदि दूसरे देश को सोने चांदी देने से देश का हित होता है तो ऐसा करना उचित है। एंटोनी सेरा का कथन है कि यदि सोना चांदी बाहर भेजा जाए तो देश में लाभ सहित वापस आ जाना चाहिए। ये इस प्रकार के जो विचार थे कि यदि सोना चांदी का निर्यात तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो देश हित में नहीं। यदि निर्यात किया भी जाता है तो वापस देश में आ जाना चाहिए। छठा है कि देश के अतिरिक्त माल को बाहर भेज देना चाहिए। इसके लिए देश में माल की खपत कम करनी चाहिए, अर्थात निर्यात ज़्यादा करना चाहिए। तीसरा इनका जो महत्वपूर्ण विचार है वाणिज्यवादियों व्यापारियों का, वह है उद्योगों और व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए। वाणिज्यवादी व्यापार को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण मानते थे। इसके पश्चात उन्होंने उद्योग और तत्पश्चात उन्होंने कृषि को महत्व दिया। वे निर्यात बढ़ाने के पक्ष में थे, इसके लिए उद्योगों का विकास करना आवश्यक था। वे नियंत्रित अर्थव्यवस्था के पक्षपाती थे। उन्होंने उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित व्यवहारिक सुझाव दिए, क्योंकि उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ भी किया था। समुद्री मार्गों से, जहाज़ों से दूसरे देशों से माल आयात निर्यात करना, इसलिए व्यापार को महत्व ज़्यादा देने लगे थे। व्यापार बढ़ाने के लिए वो उद्योग का आवश्यक समझते थे कि उद्योग का विकास किया जाना चाहिए, और उद्योग के विकास के लिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। पहला, बुद्धिमत्तापूर्ण नीति अपनानी चाहिए। टॉमस मन ने सुझाव दिया कि आने वाले माल पर भारी आयात कर लगाया जाए और जाने वाले माल पर करों में छूट दी जाए। जस्टी ने लिखा है कि करों को उत्पादक होना चाहिए, जिससे व्यापार और उद्योग बढ़े। अर्थात इस प्रकार की जब नीति अपनाई जाएगी कि आयात कर लगाया जाए, निर्यात करों में छूट दी जाए, तो व्यापार और उद्योग बढ़ेंगे। दूसरा, जल यातायात का विकास किया जाए। वाणिज्यवादी जहाजी बेड़े का विस्तार आवश्यक समझते, क्योंकि इस वक्त नए समुद्री मार्गों की खोज हुई थी। जहाजी बेड़ों का यदि विस्तार होगा तो व्यापार में भी विस्तार होगा। तीसरा, जनसंख्या का विस्तार। औद्योगिक कार्यों को करने के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता थी, क्योंकि तत्कालीन समय के सभी कार्य श्रम सघन थे। उद्योगों को चलाना, जहाज़ों को चलाना, सभी श्रम सघन थे। जनसंख्या का विस्तार इसलिए आवश्यक समझते थे क्योंकि सैनिकों की भर्ती करना, उद्योगों को चलाना, जहाज़ों को चलाना और श्रमिकों की आवश्यकता थी, इसलिए वो जनसंख्या का विस्तार आवश्यक समझते थे। सैनिकों के लिए भी जनसंख्या आवश्यक थी। चौथा है पूंजी और साख की व्यवस्था का प्रबंध करना। इसके लिए वाणिज्यवादी टॉमस मन ने बचत और संचय पर बल दिया कि अधिक से अधिक बचत की जाए और संचय किया जाए, कम से कम खर्च किया जाए, विदेशी वस्तुओं पर कम से कम खर्च किया जाए। जोकिम बेचर्स ने गिल्ड के संगठन पर बहुत जोर दिया। जोकिम बेचर्स ने व्यापारियों के संगठन, गिल्ड यानी व्यापारियों के संगठन बनाने पर बहुत जोर दिया था, और एकाधिकार पर नियंत्रण लगाने का उन्होंने सुझाव दिया, जिससे अधिक से अधिक व्यापार करने का अवसर सबको प्राप्त हो सके। चौथा है कि वाणिज्यवादियों के कृषि के बारे में क्या विचार थे। कृषि संबंधी विचार। वाणिज्यवादी कृषि कार्य के भारी समर्थक थे, परंतु अपने अनुभव से उन्होंने जाना कि विदेशी व्यापार से देश में संपन्नता और शक्ति का विकास किया जा सकता है। जस्टी जो थे वो कृषि के भारी समर्थक थे। टॉमस मन ने मछली उद्योग के विकास का सुझाव दिया था। किसी भी वाणिज्यवादी ने कृषि को अनावश्यक नहीं बताया। हॉर्निक चाहते थे कि मिट्टी की जांच करके ही कृषि कार्य किया जाए, परंतु इन्होंने सबने व्यापार को सर्वप्रथम माना और कृषि को उसके, उद्योग और कृषि को उसके बाद में माना। पांचवा है अर्थशास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण विचार है। अब ये वाणिज्यवादी जो भी विचारक थे, इन्होंने अर्थशास्त्र के लिए क्या विचार दिए, यानी अर्थशास्त्र के विकास में इनका या अर्थशास्त्र के विचार इनके किस प्रकार के थे। वाणिज्यवादी व्यवहारवादी व्यक्ति होते हुए भी इन्होंने अनेक सिद्धांतों का अध्ययन किया था। इनके द्वारा बताए गए सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, मूल्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य विचार में विलियम पैटी, जॉन लॉक और रिचर्ड कैंटिलॉन ने दिए हैं। पैटी को सांख्यिकी का स्थापक माना जा सकता है, और उन्होंने सर्वप्रथम ये घोषित किया कि मूल्य का जो आधार होता है उसकी लागत से निर्धारित होता है, और लागत श्रम है, लागत का आधार श्रम है। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स यही विचार आगे चलकर विकसित किए। एडम स्मिथ का मूल्य का श्रम सिद्धांत और डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स का श्रम अतिरेक का सिद्धांत का जो आधार था
वो मूल्य का श्रम सिद्धांत ही था। जॉन लेक ने भी श्रम को मूल्य का आधार माना। कैंटिलोन ने दो प्रकार के मूल्य बताए। रिचर्ड कैंटिलोन, जैसा कि पहले बताया, दो प्रकार के मूल्य का उन्होंने वर्णन किया, बाजार मूल्य और वस्तु का आंतरिक मूल्य। उन्होंने मांग और पूर्ति का मूल्य पर प्रभाव का भी वर्णन किया है। मजदूरी के सिद्धांत के बारे में भी इन्होंने विचार रखे। रिचर्ड कैंटिलोन ने लिखा था कि श्रम का मूल्य उस सामग्री के बराबर होता है जो मजदूर के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। यही विचार आगे चलकर श्रम का जीवन निर्वाह सिद्धांत के रूप में एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने विकसित किया। रिचर्ड कैंटिलोन ने बोला था कि श्रम यदि किसी कार्य में लगाया था, उसका मूल्य वह होगा कि उसको इस जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तु दी जाए जो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। तीसरा है ब्याज का सिद्धांत। ब्याज के सिद्धांत में देखते हैं कि टॉमस मन ने पूंजी के उत्पादन के लिए ब्याज को आवश्यक बताया। यदि पूंजी यानी धन का यदि में उत्पादन करना है तो ब्याज जरूरी है, और ब्याज का एक उचित और न्यायपूर्ण भुगतान समझा है। और ब्याज का एक उचित और न्यायपूर्ण का मतलब है ब्याज की दर ज़्यादा ऊंची ना हो और इसका भुगतान न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए। जॉन लॉक और डेडली नॉर्थ ने इस मत का समर्थन किया। टॉमस मन ब्याज की ऊंची दर को बुरा नहीं समझते थे। जोशिया चाइल्ड और डेवनॉन्ट ऊंची ब्याज दर के विरोधी थे। तो कुछ जो वाणिज्यवादी वो ऊंची ब्याज दर के विरोधी थे, कुछ वाणिज्यवादी नीची ब्याज दर के विरोधी थे। हेने ने डेवनॉन्ट के एक वाक्य का उल्लेख किया, ऊंची ब्याज वसूल करने वाले व्यक्ति समाज की नर मधुमक्खियां हैं जो दूसरों के द्वारा निर्मित शहद का बिना मेहनत उपयोग करती, अतः उन पर कर लगाना चाहिए। दूसरा जो विचार है कि ब्याज की दर किस बात पर निर्भर करती, इस विषय में मतभेद था। पहला मतभेद तो यह था कि ऊंची दर होनी चाहिए, निची दर। दूसरा यह था कि ब्याज की दर किस पर निर्भर करेगी। टॉमस मन के अनुसार ब्याज की दर औद्योगिक अवस्था और पूंजी की उत्पादकता पर निर्भर होती है। आगे चलकर कीन्स ने बताया था कि ब्याज की दर पूंजी की सीमांत कुशलता, जो पूंजी की उत्पादकता यहाँ पर इन्होंने बताया पर निर्भर होती है। लॉक ने कहा है कि पूंजी की पूर्ति ब्याज की दर पर निर्भर होती है। टॉमस मैनले ने लिखा है कि मुद्रा की कमी और उधार लेने वालों की अधिकता से ब्याज की दर ऊंची होती है। अर्थात यदि मुद्रा कम होगी और उधार लेने वाले ज़्यादा होंगे तो ब्याज दर ज़्यादा होगी, और पूंजी यदि अधिक होगी, उधार लेने वाले कम होंगे तो ब्याज दर कम होगी। उपयुक्त कथन ब्याज की मांग और पूर्ति सिद्धांत का प्रारंभिक कथन और सही रूपरेखा बताता है। टॉमस मैनले ने जो कथन लिखा है वो कथन ब्याज दर के मांग और पूर्ति सिद्धांत का प्रारंभिक और सही रूपरेखा बताता है। लगान एक बचत है जो प्रकृति के सहयोग के कारण उत्पन्न होती है। विलियम पैटी ने प्रकृति और श्रम दोनों को उत्पादन का साधन माना। लॉक और कैंटिलोन का भी ऐसा ही कहना है। प्रकृति यानी प्राकृतिक संसाधन। शुम्पीटर के अनुसार शुद्ध उपज का विचार रिचर्ड कैंटिलोन की देन है, जो आगे चलकर प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत बना। ये इंपॉर्टेंट है। शुद्ध उपज, नेट प्रोडक्ट का विचार प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत बना। आगे चलकर हम आगे जो अध्याय का अध्ययन करेंगे वो प्रकृतिवाद होगा। पांचवा, मुद्रा का सिद्धांत। जॉन लॉक ने लिखा है कि मूल्य स्तर चलन में मुद्रा की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ने से क्रय शक्ति कम होती है और कीमतें बढ़ती है। कैंटिलोन ने भी यही बात लिखी है। यह मुद्रा मात्रा सिद्धांत का प्रारंभिक रूप था। छठा है विनिमय दर का सिद्धांत। इसी युग के अंतर्गत विनिमय की टकसाली समता दर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, क्योंकि सोने और चांदी के सिक्के ढाले जाते थे और टकसाली दर का मतलब टकसाल में जो सिक्के डाले जाते हैं उसकी जो दर है उस पर विनिमय कार्य किया जाता था। यद्यपि ये प्रारंभिक रूप में ही था, इसका सूत्रपात मेलाइंस और हेल्स द्वारा हुआ। एरिक रोल ने लिखा है कि मेलाइंस ने अपने मध्ययुगीन मान्यता के आधार पर विनिमय की टकसाली समता दर सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसका उपचार नैतिक आधार पर स्थापित किया। सातवां है व्यक्तिगत हित का सिद्धांत। ये एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। आगे चलकर एडम स्मिथ ने व्यक्तिगत हित का सिद्धांत दिया था। वाणिज्यवादियों के अनुसार व्यक्ति अपने हित के बारे में सर्वश्रेष्ठ विचारक होता था, फिर अपने हित के द्वारा ही वह कार्य करता है। एडम स्मिथ का व्यक्तिगत हित का सिद्धांत इसी विचार पर आधारित है, परंतु ये सिद्धांत वाणिज्यवादियों द्वारा दिया गया। लॉक का कथन था कि मनुष्य कम से कम त्याग के बदले अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। प्रसिद्ध दार्शनिक हॉब्स ने कहा है, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कार्य को अपने हित को ध्यान में रखते हुए करता है।
लाभ का विश्लेषण भी इन्होंने किया, उसके संबंध में विचार दिए। अर्थशास्त्र के साहित्य में लाभ का सर्वप्रथम उल्लेख जेम्स स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया, जिसमें उन्होंने दो प्रकार के लाभ बताए। जेम्स स्टुअर्ट ने सर्वप्रथम लाभ का उल्लेख किया है। दो प्रकार के उन्होंने लाभ बताए थे। पॉजिटिव प्रॉफिट, सकारात्मक लाभ, जिससे देश में समृद्धि बढ़ती है, ये मेहनत और योग्यता से प्राप्त होता है। दूसरा रिलेटिव प्रॉफिट, सापेक्षिक लाभ, जो दो दलों या दो पक्षों में लेन देन पर निर्भर करता है, जिसमें एक पक्ष को लाभ और दूसरे पक्ष को हानि होती है, जिससे समाज में धन में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि एक की हानि दूसरे का लाभ है, इससे धन में कोई वृद्धि नहीं होती। अब देखते हैं कि वणिकवादी जो विचार थे उनका मूल्यांकन करते हैं कि वो विचार ठीक थे या आज के संदर्भ में विचार उपयुक्त माने जा सकते हैं या नहीं माने जा सकते, या आज भी वर्तमान में भी विचार प्रचलित है कुछ सीमा तक या नहीं है, ये देखते हैं। पहला है संकुचित दृष्टिकोण। वणिकवादी व्यापार को बढ़ाने और अपने देश को सशक्त बनाने के लिए दूसरे देशों का शोषण ठीक समझते थे। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय था, परंतु वर्तमान विश्व में अंतर्राष्ट्रीयता के प्रभाव से उनका दृष्टिकोण कम हो गया है। अभी भी विदेशी व्यापार, निर्यात, उद्योगों का विकास, संरक्षण की नीतियाँ प्रत्येक देश किसी न किसी सीमा तक मानता है, और कोई भी देश अनावश्यक आयात नहीं करना चाहता, अधिक से अधिक निर्यात करना चाहता है। तो ये तो सब मानते हैं कि अधिक से अधिक निर्यात किया जाए, लेकिन उसमें कुछ कट्टरता कम हो गई, इसे हम कह सकते हैं कि आयात पर आयात भारी आयात कर लगाया जाए या किया जाए। आयात पर कर लगाया जाए, लेकिन साथ ही साथ देश के उद्योगों का भी विकास उसमें किया जाना चाहिए। तो वणिकवादी दूसरे देशों का शोषण करते थे, दूसरे देशों में अपने उपनिवेश बनाते थे। ब्रिटेन के कई देशों में उपनिवेश थे। लगभग 200 सालों तक 200 वर्षों तक ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश बनाकर रखे और व्यापार में वृद्धि की। दूसरा, वणिकवादियों ने सोने चांदी को अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि उस समय सोना चांदी प्रचलन में था, इसलिए उन्होंने अधिक महत्व उसको दिया। परंतु सोने का संचय अनावश्यक समस्याओं को भी जन्म देता है। वर्तमान में सोने का निर्यात सदा बुरा नहीं मानता। वर्तमान जो अर्थव्यवस्थाएं चल रही है विश्व की, उसमें सोने के निर्यात को बुरा नहीं माना जाता। इसे केवल एक मूल्यवान वस्तु माना जाता है, जो विभिन्न वस्तुओं या संपत्तियों में से एक संपत्ति है। तीसरा, व्यापार संतुलन। वणिकवादियों के समान वर्तमान में भी व्यापारिक संतुलन देश की संपन्नता के लिए आवश्यक माना जाता है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी विद्यमान है। प्राचीन वणिकवादी विचारों में संशोधन करके नव वणिकवाद का भी विकास हुआ है। चौथा है सैद्धांतिक अर्थशास्त्र में क्या योगदान दिया था इन्होंने। वणिकवादियों का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं माना जाता, परंतु कुछ वणिकवादी विद्वान जैसे विलियम पैटी, रिचर्ड कैंटिलॉन, जॉन लॉक आदि ने ऐसे विचार दिए जिससे अर्थशास्त्र का विकास हुआ। पैटी ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में परिमाण का प्रयोग किया। वणिकवादियों के कुछ विचारों और अन्य अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विचारों का संकलन करके ही एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में सभी विचारों को व्यवस्थित करके अर्थशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब वणिकवाद के दोष क्या क्या थे, विभिन्न दोष जो माने जा सकते हैं। पहला है कि इन्होंने सोने चांदी को अनावश्यक महत्व देकर केवल इन्हें ही धन माना। वर्तमान में धन किसी भी ऐसी उपयोगी वस्तु को कह सकते हैं जिसमें मूल्य होता है या जिसका मूल्य समझा जाता है। दूसरा, इन्होंने व्यापार को उद्योग और कृषि से ज़्यादा महत्व दिया। बाद में प्रकृतिवादियों ने कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया। भारत में परंपरागत रूप से कृषि को सबसे उत्तम बताया गया। उत्तम खेती मध्यम वंज, अर्थात खेती उत्तम है और मध्यम व्यापार है। वणिकवादी अपने देश के हित को सर्वोपरि समझते थे। उनका चिंतन राष्ट्रवादी था। वर्तमान का चिंतन अंतर्राष्ट्रीयवादी है और अधिक उदार और मानवतावादी होता जा रहा है। जैसा कि प्रोफेसर बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि प्रत्येक युग की अपनी मूर्खता होती है और हमारी मूर्खता राष्ट्रवाद है। चौथा है कि इसमें उपभोक्ता के हित को महत्व नहीं देकर उत्पादक के हित को महत्व दिया गया, क्योंकि व्यापार बढ़ाने या व्यापार अधिक करने उत्पादकों से ही संबंध है, इसलिए उत्पादक को ज़्यादा हित दिया गया। वणिकवादी विचारधारा से साम्राज्य के विस्तार को बल मिला। बड़े बड़े साम्राज्य उपनिवेशों की स्थापना हुई। वणिकवाद का पतन।
अन्य विचारधाराओं के समान भी वणिकवाद का भी पतन हुआ और प्रकृतिवाद और प्रतिष्ठित विचारधारा स्थापित हुई। फ्रांसिस कैने और एडम स्मिथ के विचारों के परिणाम स्वरूप वणिकवादी विचारों का प्रभाव कम हो गया। दूसरा, प्रकृतिवादियों ने कृषि को सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार कृषि कार्य के अंतर्गत ही प्रकृति अपना योगदान देती है और शुद्ध उपज नेट प्रोडक्ट प्राप्त होती है, और इसी नेट प्रोडक्ट पर समाज की संपन्नता, नेट प्रोडक्ट यानी वास्तविक उत्पादन पर समाज की संपन्नता निर्भर करती है। व्यापार को इन्होंने बिल्कुल निरर्थक बताया, जिससे समाज के धन में कोई वृद्धि नहीं होती, केवल वस्तुओं का लेन देन ही होता है। तीसरा, प्रकृतिवादियों ने मुक्त व्यापार और मुक्त अर्थव्यवस्था का विचार दिया। प्रकृतिवादियों के द्वारा दिए गए नारे लेसेस फेयर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय विचार बना। प्रकृतिवादी, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, उन्होंने मुक्त व्यापार मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। चौथा, सोने चांदी धातुओं के महत्व को त्याग दिया गया और भोग की अन्य वस्तुओं को भी वर्तमान में महत्व दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्धांत के क्षेत्र में हुआ। अर्थशास्त्र का कार्य केवल नीति निर्धारण में रहकर सिद्धांतों का विवेचन हो गया। इसका प्रारंभ पैटी, कैंटिलॉन, ह्यूम और लॉक कर चुके थे। विद्वानों ने अनुभव किया है कि मनुष्य का जो आर्थिक व्यवहार है वह भी प्रकृति के कुछ नियमों से ही संचालित होता है, परंतु वणिकवाद का पूर्णतया विनाश नहीं हुआ। इसके विचार अभी तक प्रचलित हैं, कुछ विचार अभी तक प्रचलित है। क्या वणिकवाद को वणिकवाद कहना सही है? ये कभी भी एक संगठित संप्रदाय नहीं रहा। 3 शताब्दियों तक फैले हुए विभिन्न विचारधारा के लोगों को वणिकवाद कहते हैं। वणिकवाद का शाब्दिक अर्थ है वे लोग जो व्यापार और विशेष रूप से विदेशी व्यापार को अधिक महत्व देते हैं। इस विचारधारा में व्यापार को महत्व देने वाले और साथ ही सिद्धांत को महत्व देने वाले लोग भी साथ साथ शामिल थे, जैसे विलियम पैटी, रिचर्ड कैंटिलॉन, जॉन ल्यूक, डेविड ह्यूम। कुछ लोग मुक्त व्यापार के समर्थक थे, जैसे डडले नॉर्थ इत्यादि। अब है नववणिकवाद। वणिकवादी जो विचारधारा थी वो 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय थी, परंतु इसको पूर्णतया विनाश नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी अर्थात 1910-11 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस विचारधारा का पुनर्जन्म हुआ, जैसे नववणिकवाद कहते हैं। इसके कारण ये थे कि पहला कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई अर्थव्यवस्था जर्जरित हो गई और फिर से राज्यों का ध्यान जो था वो विदेशी व्यापार की तरफ चला गया। दूसरा था द्वितीय महायुद्ध के पश्चात नवीन रूप से वणिकवाद का हुआ। कोई भी देश इस समय मुक्त व्यापार का पक्षधर नहीं रहा। सभी ने विदेशों से होने वाले आयात पर कर लगा रखे थे। निर्यात सभी बढ़ाना चाहते थे। अनुकूल व्यापारिक संतुलन सभी देशों का उद्देश्य था। 1930 की महामंदी नववणिकवाद के उदय का दूसरा प्रमुख कारण थी। 1930 में जब मंदी हो गई, व्यापार बहुत ज़्यादा कम हो गया, राज्यों में धन संपत्ति कम हो गई, तो ये भी वणिकवाद के उदय होने का दूसरा प्रमुख कारण बना। नववणिकवाद अधिक परिष्कृत, व्यवस्थित और बुद्धिमत्तापूर्ण है। नववणिकवाद को हम अधिक परिष्कृत मानते हैं, व्यवस्थित मानते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसमें सोने और चांदी पर अंधविश्वास समाप्त हो गया। नववणिकवाद मुक्त व्यापार के विरोध में उत्पन्न हुआ और मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थक था। इसके मूल में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण था, अर्थात नववणिकवाद का मूल उद्देश्य अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण है। वर्तमान में धन की आवश्यकता गरीब जनता को रोजगार देना, उनकी गरीबी दूर करना आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक है। वर्तमान में जो हम धन की मानते हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक है। नववणिकवाद पर राष्ट्रवादी विचारधारा का भी प्रभाव। इसके प्रणेता फेडरिक लिस्ट थे। ये नव राष्ट्रवाद भी कहलाता है। आधुनिक वणिकवाद कई समस्याओं को लेकर चलता है। आधुनिक वणिकवाद जो चल रहा है वर्तमान में, उसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे विदेशी विनिमय की बचत, आत्मनिर्भरता, रोजगार में वृद्धि करना, जनसंख्या की वृद्धि की समस्या, खाद्य की कमी तथा कच्चे माल की कमी को ध्यान में रखकर विदेशी व्यापार नीति प्रत्येक देश निर्धारित करता है। व्यापारिक नियंत्रण भी बहुत सूक्ष्म और विवेकपूर्ण हो गया है, अर्थात व्यापारिक नियंत्रण किया जाता है लेकिन उसमें ध्यान रखा जाता है कि दूसरे देश को भी अधिक हानि ना हो, दूसरे पक्ष को भी अधिक हानि ना हो। केवल आयात कर एकमात्र तरीका अब नहीं रहा है। अवमूल्यन भी किया जा सकता है, राजकीय सहायता भी उद्योगों को दी जा सकती है, राज्य अपना स्वयं का व्यापार भी कर सकता है। आज का कार्य योजनाबद्ध है। मुद्रा, साख, कर, लोकवित्त तथा विदेशी पूंजी के उपयोग में बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई है। हैने का कहना है कि नववणिकवाद आशावादी दृष्टिकोण रखता है। इसका मूल उद्देश्य है जन कल्याण है, ना कि महत्वाकांक्षी साम्राज्य लालसा।
क्या वर्तमान युग में वणिकवादी विचार उपयुक्त है? देखते हैं। मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण का विवाद आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एडम स्मिथ के युग में था। आज भी कई देश मुक्त व्यापार को अच्छा मानते हैं, कई संरक्षण को अच्छा मानते हैं। दूसरा, वर्तमान में व्यापार के साथ साथ कृषि, यातायात, उद्योग को भी अधिक महत्व दिया जाने लगा है। यानी व्यापार के साथ साथ कृषि, उद्योग और यातायात भी अधिक महत्वपूर्ण माने जाने लगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार फैल रहा है कि गरीब देशों के विकास के लिए संपन्न देश अपना संपत्ति का त्याग करें, जिससे सभी का सामूहिक समृद्धि हो। चौथा, विकासशील देशों की स्थिति दूसरी है। विकासशील देश जो हम देखते हैं उनमें क्या स्थिति है कि जब विकासशील देश आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि उनके निर्यात ज़्यादा होने चाहिए और आयात कम होनी चाहिए। यदि वे आयात पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो वे अपने देश में उद्योग धंधों का विकास नहीं कर पाते। अतः कुछ सीमा तक उनको संरक्षण अपनाना जरूरी है। लेकिन संरक्षण की नीति ये विकासशील देश कुछ समय तक ही अपनाने चाहिए, बाद में उन्हें मुक्त व्यापार की नीति अपनानी चाहिए जिससे वे अधिक समृद्ध हो सकें। छठा, समस्या ये है कि सब देशों के आर्थिक विकास का स्तर एक जैसा नहीं है। कुछ विकसित देश है, कुछ अर्धविकसित देश है, कुछ विकासशील देश है। अतः मुक्त व्यापार अर्थात स्वतंत्र रूप से आयात निर्यात संचालित करना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता। आज हमने वणिकवाद के बारे में भिन्न विचार पढ़े। वणिकवाद के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आगे जो टॉपिक है प्रकृतिवाद, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।